कोरियन पेनिनसुला एशियन मेनलैंड से निकला एक लैंड ब्रिज बहुत ही खूबसूरत और समृद्ध इतिहास वाला जगह है। हजारों सालों से यहाँ के लोग बहुत मेहनती रहे हैं, जिन्होंने मुश्किल समय और बाहरी प्रभावों के बावजूद अपनी अलग सांस्कृतिक पहचान बनाई है। लेकिन पेनिनसुला का आधुनिक इतिहास विभाजन का है, दो देशों की एक दुखद कहानी जो शीत युद्ध में बने। यह निबंध उत्तर और दक्षिण कोरिया के साझा अतीत की जटिल कहानी को बताता है। प्राचीन मूल, जीत और हार और पुनर्मिलन की निरंतर खोज की पड़ताल करता है। गोइजोसोन की पौराणिक स्थापना माना जाता है कि 2333 ईसा बीसी में हुई थी। 3 राज्यों के युग के परिष्कृत राज्यों तक कोरिया का प्रारंभिक इतिहास अपने लोगों की सरलता और लचीलेपन का प्रमाण है। 7वीं शताब्दी ईस्वी में सिल्ला एकीकरण ने सांस्कृतिक और कलात्मक उत्कर्ष का स्वर्ण युग शुरू किया। शानदार मंदिरों और जटिल कलाकृतियों की विरासत को पीछे छोड़ दिया। गोर्यो राजवंश, जिसने कोरिया को इसका नाम दिया, ने प्रायद्वीप की सांस्कृतिक विरासत को और समृद्ध किया, जबकि जोसियन राजवंश ने कन्फ्यूशियस मूल्यों पर जोर देने के साथ सदियों से कोरियाई समाज के सामाजिक ताने बाने को आकार दिया। हालांकि 20वीं सदी अपने साथ भारी उथल पुथल का दौर लेकर आई। 1910 से 1945 तक चलने वाले जापानी उपनिवेशीकरण ने कोरियाई मानस पर गहरे निशान छोड़े, इसकी भाषा, संस्कृति और राष्ट्रीय पहचान को दबा दिया। द्वितीय वर्ल्ड युद्ध के अंत के साथ आई आशा अल्पकालिक थी, क्योंकि प्रायद्वीप खुद को उभरते शीत युद्ध के निशाने पर पाया। 38वें समानांतर के साथ विभाजित उत्तर में सोवियत समर्थित कम्युनिस्ट शासन और दक्षिण में अमेरिका समर्थित सरकार के साथ कोरिया को विचलन के रास्ते पर स्थापित किया गया था, जिसके आने वाली पीढ़ियों के लिए गंभीर परिणाम होंगे। 1950 में छिड़ा कोरियाई युद्ध, एक क्रूर संघर्ष जिसने इस विभाजन को मजबूत किया, प्रायद्वीप को शारीरिक और वैचारिक रूप से अलग कर दिया। युद्ध की विरासत एक लंबी छाया डालती रहती है, जो उत्तर और दक्षिण कोरिया दोनों के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य को आकार देती है। आज दोनों कोरिया बिल्कुल विपरीत हैं। एक एकांत सत्तावादी राज्य, दूसरा एक जीवंत लोकतंत्र और आर्थिक महाशक्ति। फिर भी उनके मतभेदों के बावजूद कोरियाई लोगों का साझा इतिहास, भाषा और संस्कृति एक शक्तिशाली शक्ति बनी हुई है, जो पुनर्मिलन की स्थायी आशा और सभी कोरियाई लोगों के लिए एक उज्जवल भविष्य को बढ़ावा देती है। बहुत पहले, जब कोरियन पेनिनसुला विचारधारा और कांटेदार तारों से बंटा नहीं था, तब ये अलग अलग राज्यों की जगह थी। हर राज्य अपनी ताकत दिखाना चाहता था और कोरियन इतिहास पर अपनी छाप छोड़ना चाहता था। गोइजोसोन का पौराणिक राज्य, जो मिथकों और लोक कथाओं में डूबा हुआ है, कहा जाता है कि इसकी स्थापना दानगुन ने की थी, जो एक भालू से बनी महिला और एक स्वर्गीय देवता का पुत्र था। जबकि इतिहासकार इसके अस्तित्व पर बहस करते हैं, गोइजोसोन कोरियाई पौराणिक कथाओं में एक सम्मानित स्थान रखता है, जो प्रायद्वीप के प्राचीन मूल और इसके लोगों की स्थायी भावना का प्रतीक है। जैसे जैसे सदियां बीतती गईं, प्रायद्वीप 3 राज्यों की अवधि में परिवर्तित हो गया। एक गतिशील युग जिसमें 3 शक्तिशाली राज्यों का उदय हुआ, गोगुर्यो, बैकजे और सिल्ला। गोगुर्यो, जो अपनी सैन्य शक्ति और विशाल क्षेत्र के लिए जाना जाता है, उत्तरी प्रायद्वीप और मंचूरिया के कुछ हिस्सों पर नियंत्रण रखता था। बैकजे अपनी समुद्री ताकत और सांस्कृतिक परिष्कार के साथ दक्षिण पश्चिम में फला फूला, जबकि सिल्ला, शुरू में तीनों में सबसे कमजोर, ने धीरे धीरे दक्षिण बीसी में अपने प्रभाव का विस्तार किया। ये राज्य हालांकि अक्सर विरोधाभास में रहते थे, जीवंत सांस्कृतिक आदान प्रदान में लगे हुए थे, जिससे एक विशिष्ट कोरियाई पहचान का विकास हुआ। चीन से पेश किया गया बौद्ध धर्म जड़ पकड़ गया और फला फूला, प्रायद्वीप पर एक प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक शक्ति बन गया। मंदिर और मठ परिदृश्य को दर्शाते हैं, जो सीखने, कला और आध्यात्मिक अभ्यास के केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। 3 राज्यों की अवधि ने एक एकीकृत कोरियाई पहचान की नींव रखी, यहां तक कि खुद राज्यों ने भी वर्चस्व के लिए संघर्ष किया। यह सिल्ला था, चतुर कूटनीति और सैन्य ताकत के माध्यम से, जिसने अंततः 7वीं शताब्दी ईस्वी में प्रायद्वीप को एकीकृत किया। राजा मुन्मु के शासनकाल में सिल्ला ने अपने प्रतिद्वंद्वियों को हराया और एक स्वर्ण युग की शुरुआत की, जिसे एकीकृत सिल्ला काल के रूप में जाना जाता है। इस युग में कोरियाई संस्कृति का उत्कर्ष देखा, जो कला, साहित्य और वास्तुकला में प्रगति से चिन्हित है। शानदार बुलगुक्सा मंदिर, एक यूनेस्को वर्ल्ड धरोहर स्थल,
इस युग की कलात्मक प्रतिभा का प्रमाण है। सिल्ला के तहत प्रायद्वीप का एकीकरण कोरियाई इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था, जिसने एक एकीकृत कोरियाई राज्य के उदय का मंच तैयार किया। सिल्ला का एकीकरण एक ऐतिहासिक उपलब्धि होते हुए भी अंततः विभाजन के एक नए युग और 10वीं शताब्दी में गोर्यो राजवंश के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। वांगगेउन द्वारा स्थापित गोर्यो ने नए सिरे से सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिशीलता की अवधि को चिह्नित किया। यह गोर्यो काल के दौरान था कि कोरिया ने अपना नाम प्राप्त किया, जो गोर्यो से लिया गया था। गोर्यो राजवंश अपने उत्तम सेलाडोन मिट्टी के बर्तनों और मुद्रण तकनीक में प्रगति के लिए जाना जाता है। दुनिया का पहला धातुचल प्रकार मुद्रण यंत्र गोर्यो में आविष्कार किया गया था। इस तकनीकी नवाचार ने मुद्रण में क्रांति ला दी और ज्ञान और साक्षरता के प्रसार में योगदान दिया। हालांकि गोर्यो के बाद के वर्षों को आंतरिक संघर्ष और बाहरी खतरों, विशेष रूप से मंगोल आक्रमणों द्वारा चिह्नित किया गया था। कुबलई खान के अधीन मंगोलों ने गोर्यो को अपने अधीन कर लिया, जिससे उसे एक सहायक नदी के रिश्ते में मजबूर होना पड़ा। मंगोल वर्चस्व की कठिनाइयों के बावजूद गोर्यो की सांस्कृतिक विरासत बनी रही। 1399 में यी सियोंग गे द्वारा स्थापित जोसियन राजवंश ने कोरियाई इतिहास में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले कन्फ्यूशियन राजवंश की शुरुआत की। जोसियन शासकों ने नव कन्फ्यूशीवाद को राज्य विचारधारा के रूप में अपनाया। जोसियन युग में 15वीं शताब्दी में राजा सेजोंग दी ग्रेट द्वारा हंगुल कोरियाई वर्णमाला का निर्माण देखा गया। हंगुल एक ध्वन्यात्मक लेखन प्रणाली ने कोरिया में साक्षरता में क्रांति ला दी। जोसियन राजवंश ने 16वीं शताब्दी के अंत में जापान और 17वीं शताब्दी की शुरुआत में मंचू द्वारा विनाशकारी आक्रमण का सामना किया। इन आक्रमणों ने जोसियन राज्य को कमजोर कर दिया और 19वीं शताब्दी के अंत में इसके क्रमिक पतन में योगदान दिया। 20वीं सदी बहुत उथल-पुथल वाली रही। 1910 से 1945 तक जापान का राज रहा। इसने कोरियाई लोगों के दिलों पर गहरे घाव छोड़े, उनकी भाषा, संस्कृति और राष्ट्रीय पहचान को दबा दिया। दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद जो उम्मीद जगी थी, वो जल्द ही टूट गई, क्योंकि कोरिया शीत युद्ध के बीच फंस गया। 38वीं पैरेलल रेखा पर बंटा कोरिया उत्तर में सोवियत संघ समर्थित कम्युनिस्ट सरकार और दक्षिण में अमेरिका समर्थित सरकार के साथ अलग रास्तों पर चल पड़ा, जिसके आने वाली पीढ़ियों पर गहरे असर हुए। 1950 में शुरू हुआ खूनी कोरियाई युद्ध ने इस विभाजन को और पक्का कर दिया। कोरियाई पेनिनसुला को शारीरिक और वैचारिक रूप से 2 हिस्सों में बांट दिया। इस युद्ध के निशान आज भी दिखते हैं। उत्तर और दक्षिण कोरिया के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन को प्रभावित करते हैं। आज दोनों कोरिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक एकांत प्रिय तानाशाही वाला देश, दूसरा एक जीवंत लोकतंत्र और आर्थिक महाशक्ति। फिर भी इन अंतरों के बावजूद कोरियाई लोगों का साझा इतिहास, भाषा और संस्कृति एक मजबूत ताकत बनी हुई है, जो एक होने की उम्मीद और सभी कोरियाई लोगों के लिए बेहतर भविष्य। आज दोनों कोरिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक एकांत प्रिय तानाशाही वाला देश, दूसरा एक जीवंत लोकतंत्र और आर्थिक महाशक्ति। फिर भी इन अंतरों के बावजूद कोरियाई लोगों का साझा इतिहास, भाषा और संस्कृति एक मजबूत ताकत बनी हुई है, जो एक होने की उम्मीद और सभी कोरियाई लोगों के लिए बेहतर भविष्य। इन अंतरों के बावजूद कोरियाई लोगों का साझा इतिहास, भाषा और संस्कृति एक मजबूत ताकत बनी हुई है, जो एक होने की उम्मीद और सभी कोरियाई लोगों के लिए बेहतर भविष्य की आस जगाती है।